कोई इंसान अपने मन में ये ठान ले कि हमें कुछ आगे ऐसा काम करना है जो समाज के लिए या देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाए और उसको अपने दिमाग में संजो के उस पर अगर एकदम यकसा अगर चलना स्टार्ट कर दे तो शायद कि वो अपने जो उम्मीद रखता है उसे भी पाले और जो अपनी ख्वाहिश होती है उसे भी पूरा कर ले। और उसके बाद से जब वो टाइम आता है जब पूरी दुनिया के लोग और ख़ास कर कहें कि जब समाज उन्हें एक मुकाम देता है, रुतबा देता है, तो उसका कहीं ना कहीं जो बात निकल के आती है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में जो खुशी देती है उसका किसी से जिक्र करने से ज़्यादा अंदर जो फीलिंग आती है उसको कहा नहीं जा सकता। अभी फ़िलहाल हम बात करें इस टाइम पे जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है सिविल सर्विसेज का 2019 का जो रिज़ल्ट आया है, इसमें फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की जो बेटी हैं 65 जो रैंक इन्होंने अचीव किया है, उसके बाद से इनके वहाँ आशमा गोयल नाम है और इनके वहाँ अब खासकर जो स्वागत का कहें तो उसके बाद से बधाई का तांता लगा हुआ है। वो इसलिए कि इन्होंने इस जगह के और यहाँ के लोगों का नाम रोशन किया है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। तो हम इनसे जानते हैं कि ये इतने बड़ी जो अचीवमेंट हासिल किया है इसके लिए किस तरीके की इनकी तैयारी था और क्या इन्होंने ऐसा प्लान करके चला था जो आज इतनी बड़ी खुशी इनके घर में आया है और इन्होंने हासिल करने के पीछे क्या क्या इन्होंने मशक्क़त उठाई। क्या नाम है जी आपका? आशिमा गोयल। आशिमा जी, आपका बहुत बहुत पीएनएन की तरफ से स्वागत, जो आपने शहर का नाम रोशन किया और आज पूरा शहर के लोग और आपके खासकर देखा जाए कि जो पढ़ाई से जुड़े हुए लोग थे और जो आपके टीचर हैं, सारे लोग आपको आके बधाई दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा खुशी आपने हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? जी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद सोच से भी ज़्यादा मुझे मिला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मेहनत की थी, इसकी पूरी उम्मीद थी कि लिस्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर नाम होगा, लेकिन 65th रैंक लेके आ पाना मेरे लिए बहुत ही एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बन गया है मेरी लाइफ का ये। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है और ये देखना कि आपकी सफलता से आपके साथ वाले लोग कितने खुश होते हैं और वो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो उससे भी ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग है। अच्छा, जो कहे कि सपने का साकार तो हो ही गया लगभग, और अब आपकी बारी है कि जब आप फील्ड में जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे लोगों से इंटरेक्ट होंगे। मैं जानना चाहूँगा कि स्टार्टिंग आपकी कैसे हुआ, कैसे ऐसे ख्वाब पाले अपने दिमाग में कि हमें आगे जाके हाईएस्ट रैंक के किसी अधिकारी पोस्ट पे जाना चाहिए? जी, तो इसकी शुरुआत एक छोटे से इस आइडिया से थी कि मुझे लगता था मुझे ऐसा कुछ अपने फ्यूचर में करना है कि मैं एक सोसाइटी को उसमें गिव बैक, वापस कुछ देने वाला एंगल हमेशा मैं रखना चाहती थी अपने किसी भी करियर एंडेवर में। और उसमें ये था कि बहुत सारे ऑप्शंस सोचे। एज एन आईआईटी इंजीनियर तो लगता था कि आगे फ्यूचर में स्टडीज़ कंटिन्यू की जा सकती हैं। कभी लगता था कि वापस आके एज अ प्रोफेसर आईआईटी में भी पढ़ाया जा सकता है, और कभी लगा एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं अगर ग्राउंड वर्क करना है, लेकिन वहाँ फाइनेंशियली इशू लगता था। तो बाद में कहीं ना कहीं आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करने का एक एलिमेंट था मेरे दिमाग में। लेकिन जब मैंने लोगों को देखा, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, कलीग्स को देखा कि ये लोग कर रहे हैं तैयारी, इस तरीके से तैयारी की जाती है और इतनी मेहनत के बाद आप सफलता पा सकते हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं एक जज्बा बढ़ा, एक एंथुजियाज़म बढ़ा उस फील्ड में। और मैंने 2017 में अपने कॉलेज के आखिरी साल में ये डिसाइड किया कि मुझे आईएएस की परीक्षा देनी है। तो जॉब के साथ भी मैंने अपनी तैयारी चालू रखी और एक अटेम्प्ट उसमें देने की कोशिश की, उसमें मैं सफल नहीं हो पाई। फिर जॉब छोड़ने के बाद 1 या 1.5 साल मैंने फुल टाइम तैयारी की है, जिसमें मुझे ये सफलता हासिल हुई है। शुरुआती में आपके पास उथल पुथल ज़्यादा था क्योंकि माइंड जो है कंसंट्रेट नहीं था, कभी कुछ और सोच रही थी, कभी कुछ और करने के लिए सोच रही थी। सडनली अब ये प्लान आया कि मुझे एक बार आईएएस के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। उस बीच में आपने 1 साल शायद नौकरी भी की। तो ये सारा कुछ होने के बाद से जब प्लान बनाया आपने, तो उसके बाद से कंसीडर करने के लिए अपने आप को कैसे, आपने क्या टाइमिंग होता था, किस तरीके से आपने इतनी बड़ी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में हासिल किया? जी सर, तो इसमें एक तो मैं कहूँगी कि क्या पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि इस एग्ज़ाम में एवरीथिंग अंडर द सन, सब कुछ पढ़ना है, कोई सिलेबस नहीं है, ऐसा नहीं है। सिलेबस बड़ा है पर सिलेबस है और उसी को आप पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें कि अगर ये टॉपिक है तो इसमें कहाँ तक मुझे पढ़ना है।
तो एक मैं कहूँगी कि सिलेबस को मैंने बहुत ध्यान में रखा, उसकी एक लाइन को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और उसके लिए फिर मैंने स्पेसिफ़िकली रिसोर्सेज को सर्च किया है। जहाँ मुझे लगा कि मुझे इसमें कोचिंग की ज़रूरत है तो मैंने ऑनलाइन जितनी भी कोचिंग्स हैं उनको सर्च करके लोगों से एडवाइस लेके फिर मैंने कोचिंग्स को चूज़ किया। दूसरी चीज़ है कि रेगुलरिटी और नियमितता आप कह सकते हैं उसको। मैं ये मेक श्योर करती थी कि 9 से 10 घंटे मैं हर दिन दे पाऊँ पढ़ाई को, चाहे मेरा आज मन है चाहे नहीं है। जिस दिन मन नहीं भी होता, ऐसा भी बहुत बार होता है आपके परिवार में, आपके सर्कल में, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं आप नहीं पढ़ पाते हो, तो भी मैंने ये मेक श्योर करने की कोशिश की कि अगर मैं जो रेगुलर में पढ़ रही हूँ वो ना पढ़ के मैं कुछ वीडियोस से पढ़ लूँ, कुछ इस तरीके से पढ़ लूँ जो मेरा इंटरेस्ट रिटेन रख सके। तो मैं ये बोलूँगी कि यही चीज़ें मुझे हेल्प की हैं। हार्ड वर्क तो है ही, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और उसके साथ थोड़ा सा आप जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे आप जब फील्ड में जाएंगे तो एक मॉडल बनेंगे, खासकर लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो आपसे कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होंगे, अपने बच्चों को बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है आपका, तो ऐसे बच्चों के लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही बोलना चाहूँगी कि बड़ा सोचें, बड़ा सोचने से डरे नहीं, अपनी काबिलियत के अनुसार बड़ा सोचें और उसको पूरा करने के लिए उनके पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक सपोर्ट एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और एक वो माहौल दें कि वो ये करने के लिए उत्तेजित हों और वो उसको कंटिन्यू कर पाएँ। दूसरा मेरा बच्चों से यही होगा रिक्वेस्ट कि डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कुछ समय के लिए दूर रखें, क्योंकि आज के टाइम में स्पेशली विद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड इमोशंस। तो पहले भी एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स अब ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है। फरीदाबाद या बल्लभगढ़ के एरिया में कुछ डेवलपमेंट की अगर जिम्मेदारी आपको मिले तो किसको प्रायोरिटी देना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने बोला कि मुझे लगता है किसी भी समाज के लिए दो स्तंभ हैं और वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इन पे पहले अगर हम काम करें तो बाकी चीज़ें ना अपने आप ही सुधरने लगती हैं। बाकी चीज़ों पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये बेसिक पिलर्स हैं सोसाइटी के। तो मुझे अगर यहाँ मौका मिला काम करने का तो मेरी यही प्रायोरिटी रहेगी कि पहले इस क्षेत्र में काम किया जाए और बाकी चीज़ों पे भी साथ साथ में काम किया जाए। आसमा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इस मुकाम तक पहुंचने में किन किन लोगों का योगदान रहा, तो किसको आप ये श्रेय देना चाहेंगे? जी, मैं दो लोगों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक है मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारे त्याग किए हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं के बल पे हम इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं। और दूसरा मेरे कॉलेज के एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, विनयराज चौधरी। वो अगर नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस तरीके से मानसिक सपोर्ट दिया है, मेंटल सपोर्ट दिया है, और मुझे हर स्टेप पे कितनी मेहनत करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो जो उनका रहा है मेरे लिए, उसी से ये पॉसिबल हो पाया है कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है, वरना शायद मुझे और भी समय लग सकता था। तो ये दो लोगों के बिना मेरा ये अचीवमेंट। आसमा गोयल के पूरा परिवार अभी इस टाइम है और सारे लोग कहीं ना कहीं इनकी खुशी में, ये लोग भी उतना ही खुशी के हकदार हैं जिन्होंने पूरे शिद्दत के साथ अपनी बच्ची के इस मुकाम तक पहुंचाने में पूरी दिन रात एक किया। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मित्र सेन गोयल है। तो सर, कैसी आज खुशी महसूस हो रही है? आपकी बच्ची आपके साथ हैं और बड़ी जिम्मेदारी लेके आपके पास बैठी हुई है। बहुत ज़्यादा खुशी है और ये बहुत स्वर्णिम क्षण है जिसकी काफ़ी समय से इंतज़ार थी। ये तो मुझे मालूम था ये क्षण आएगा, मुझे इंतज़ार थी कि कब आए। बस आज मैं बहुत खुश हूँ। आप अगर आपसे जानना चाहें, खासकर देखा जाए तो एक महिला है और बेटी का दर्द या फिर उनकी हर ज़रूरत को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आपने कभी सोचा था कि हमारी बच्ची बाहर निकल के पढ़ने जा रही है और हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे समाज अभी भी लड़कियों को बाहर निकलने से मना करता है, तो आप कैसे इस तरीके की हिम्मत करके अपनी बेटिया को आगे बढ़ाया? देखो, बाहर निकल के माँ बाप को हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। वैसे मेरे को मेरी बच्ची के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये जो स्टेप ले रही है वो बहुत अच्छा ले रही है और ये मेरी बच्चियाँ मुझे गॉड गिफ्ट के रूप में मिली हुई हैं। इसी वजह और इसी कामयाबी में हम दोनों का ही, मतलब पेरेंट्स का
देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।